हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि इससे पहले आपको बता दें, हाउ टू रिएक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे थे और उसमें 99 क्वेश्चन क्या कर दिए गए थे, कंप्लीट करा दिए गए थे। 100 क्वेश्चन होने वाले थे, उसमें क्या हो गई थी बेटा, लाइट चली गई थी। वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए थे, 99 गए थे। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2025-2026 तक यहाँ पे क्या जो दिया हुआ है। यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जो जारी किया था उसका क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का जो क्लास होने वाली है उसमें मॉडल पेपर क्या होगा, डिस्कशन होगा। और इसके बाद जो बेटा वीडियो आएगी उसमें हो जाएगा कैसे प्राप्त करेंगे उसकी एक शॉर्ट वन शॉर्ट वीडियो रहेगी और उसमें क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं में प्रोवाइड कराने का आपको कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा हाउ टू रिएक्ट में कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए गए। आप मानिए तरीके जो हम अगर आपने हाउ टू रिएक्ट वाली वीडियो देखी होगी, में से जो क्वेश्चंस होंगे मॉडल पेपर में जो आए होंगे वो दिखाई जरूर देंगे। या उसमें बता दें, आप अगर तैयार करके जाओगे तो बोर्ड पेपर में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर आ जाएगा। आप उसको तैयार करिएगा, सच्चे सही से बता रहे हैं। क्या सोच के बनाया था वो अब बोर्ड पेपर के बाद ही पता चलेगा। देखिए, अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बताना चाह रहा है, मॉडल पेपर डिसीजन जा रहा है। क्या बता रहे हैं भैया, यहाँ पे देखेंगे हेडिंग पढ़ी है रसायन विज्ञान, क्या पढ़ा हुआ है, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान बता रहे 2025 और 26, सत्र 2025 और 26। क्लास कौन सी है, यहाँ पे 12th है। लिखा हुआ 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें से 15 मिनट क्या होगा, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको पहले तरीके जो बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये 15 मिनट में आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या हमें कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं। आप लोग वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेपर में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हो। उसके आगे देखेंगे, लिखा हुआ ये सब बातें लिखा है, ये सब पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। तो ये सब बातें आगे आप पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ है। ये मॉडल पेपर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिए गए क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर का दिया हुआ है, इसमें अभिकथन और तर्क दिया है। अभिकथन क्या है, यहाँ पे विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। एक नंबर में पेपर में आएगा, कह रहा है विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। और तर्क क्या है, यहाँ पे तर्क दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। कह रहा है कि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। आप याद रखना, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, ट्रिक याद ना, के ई डी ए, कीड़ा के हिसाब से इस तरीके से ट्रिक याद रखनी है। तो इस तरीके से देखेंगे तो डी यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा। विटामिन डी क्या होता है, घुलनशील होता है। और विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ भैया, तभी तो हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन डी संग्रहित होता है। और विटामिन डी वसा में भी क्या होता है, घुलनशील होता है। ये जो चारों लिखिए सारे क्या होते हैं, विटामिन डी विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो डी भी घुलनशील है। इस तरीके से देखेंगे तर्क, यहाँ पे क्या दिएगा, ऑप्शन क्या लिखा है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है। और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। भैया अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। और लिखा है तर्क अभिकथन की सही स्पष्टीकरण करता है। हाँ भैया, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्यों नहीं होगा, ये देखते हैं। अभिकथन सही है, अभिकथन तो सही है, लेकिन तर्क इसने कह दिया गलत है। इस हिसाब से यहाँ पे तो हमने बताया तर्क भी सही है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन क्या, अभिकथन गलत है। कह रहा अभिकथन गलत है, बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही रहेगा। दूसरा कह रहा है CrH2O का होल 6 Cl3 बैगनी और CrH2O का होल 5 Cl2.H2O भूरा हरा के बीच कौन से प्रकार की समता पाई जाती है। कौन चैप्टर से पूछा गया, ये उपसात संयोजन यौगिक चैप्टर से पूछा गया है। और याद रखिएगा कि जब भी आप ये चैप्टर तैयार कर रहे हो तो वर्नर सिद्धांत याद होना चाहिए, लिगेंड की परिभाषा याद होनी चाहिए, आईयूपीएसी पढ़ी होनी चाहिए, और समय व्यवस्था। ये 4 से 5 टॉपिक है, आप अगर पढ़ के जाओगे बोर्ड पेपर में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखेंगे CrH2O का होल 6 Cl3 बैगनी रंग का दिया गया। यहाँ पे H2O कितने लिखे हुए हैं, H2O को यहाँ पे बोलेंगे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड। और Cr क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, जिसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। H2O यहाँ पे 6 दिए हैं और यहाँ पे H2O कितने, 5 है। एक H2O को क्या कर दिया गया, बाहर रख दिया गया इस तरीके से। तो यहाँ पे किसके बीच समझौता पाई जा रही, जब H2O को क्या करते हैं, मतलब जैसे बाहर लिगेंड तरीके काम करता है, फिर बाहर ऐसे रखा रहता है, तो इसको बोलते हैं विलायक योजन समझौता, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ पे आता है हाइड्रेट समझौता। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, यहाँ पे हाइड्रेट भी बोल सकते हैं और विलायक योजन समझौता भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ठीक टिक कर देंगे। ट्रिक याद कर लीजिएगा, कीड़ा इस तरीके से, और जिसमें क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्या नीचे दी गई है, इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा, किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज पढ़ाया था कि क्लास में सस
वाली कार में वे हो नहीं कॉपर। इस तरीके से क्या होता है, 21 से लेकर ये क्या होता है 30 तक यहाँ पे लिखे हुए एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। होता क्या है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होती है, इसकी रेडियस क्या होती है, कहीं ना कहीं क्या हो रही होती है, घट रही होती है। और बीच में क्या होती है, ये भैया बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। और लास्ट में फिर क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने लग जाता है। क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना आएगा भैया, D7 आएगा, इसका D8 आएगा, इसका D10 आएगा, और इसका भी क्या आएगा, D10 आएगा। यहाँ पे 7 आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसका भरोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और आ जाएगा। इसका भरेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, रिपल्स मतलब पेयर्ड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड होंगे, तो इसके बीच में क्या रिपल्सन होने लग जाएगा। और रिपल्सन होगा तो रेडियस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब रेडियस बढ़ेगा तो घनत्व का मान भी क्या होता है, वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो एक वन शॉट में अगर बता दे, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी का मान भी क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। अब बताइए FeCO NiCu में सबसे लास्ट में कौन आता है, ये सबसे लास्ट में कौन आता है, Cu आता है। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे घनत्व का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फोर्थ ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम कौन सा है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। क्योंकि एथेनॉल के बाद क्या होता है, फिनॉल होता है। फिनॉल के बाद क्या होता है, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल के बाद किसका होता है, क्लोरो एसिटिक एसिड का होता है। तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम कौन सा होता है, एथेनॉल, एथेनॉल के बाद फिनॉल होता है, फिनॉल के बाद एसिटिक एसिड होता है, उसके बाद क्लोरो एसिटिक एसिड होता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसको कहीं पे क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का मान क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। रेडियस का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, वहाँ पे डेंसिटी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अभिक्रिया ArN2Cl, यहाँ पे कॉपर और HCl दिया है। कह रहा है कि एरिल क्लोराइड प्लस N2CuCl दिया हुआ है। कह रहा है इनमें से चारों में से कौन सी रिएक्शन हो सकती है। हम आपको बता दें, यहाँ मॉडल पेपर में तो बेटा कोई भी रिएक्शन आपको दी है तो एक बार याद रखिएगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया हुआ है। भैया एक आपको वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें क्या ऑल नेमिंग रिएक्शन करवाई हुई है। उस ऑल नेमिंग रिएक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको हो क्या रहा है कि जब भी ऑल नेमिंग रिएक्शन आप तैयार करके जाएंगे तो नेमिंग रिएक्शन तो आएगी आएगी। अभी पूछा भी क्या गया, दिखाएंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इमिग्रेशन तैयार करके जाओगे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। यहाँ पे एरिल मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से आना, बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, N2C लेगा तो N2C लिखेंगे। कह रहा है कि इसकी रिएक्शन किससे कराने पर, कॉपर और HCl से कराने पर, कॉपर और HCl से कह रहा है। कॉपर और HCl से कराने पर क्या बनता है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन बनता है, प्लस का N2 बनता है, प्लस का कह रहा है HCl बनता है। तो बताइए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। जब यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस होती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। एक हमने और आपको रिएक्शन पढ़ाई थी, बताइए गाटरमान कोच में क्या बनता है, जल्दी से आंसर बताइए, गाटरमान कोच अभिक्रिया में क्या बनता है। एक बात और याद ना, बहुत बच्चे सैंड माइन लगा के आते हैं, सैंड माइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड अगर रहता है तो सैंड माइन रिएक्शन होगी, और कॉपर रहेगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, गाटरमान अभिक्रिया। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कॉलम फर्स्ट में दिए गए हार्मोनों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों कॉलम सेकंड से सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करिए। अब ये बताइए, यहाँ पे फर्स्ट ए में दिया हुआ इंसुलिन दिया हुआ है। इंसुलिन किस काम आता है, इंसुलिन हमारे क्या काम करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित करना। जब क्या होता है, हमारे शरीर में या फिर रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या दिया था, इंसुलिन दिया जाता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, ए का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए ए का बी किसमें दिया हुआ है, सेकंड में दिया या फिर फोर्थ में दिया, इनमें से या पहला सेकंड हो सकता है या फिर फोर्थ हो सकता है। फिर हमने कहा कि ऐसा करिए, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा करता है बी वाला पढ़िए। बी वाले में क्या होगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस में काम करता है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय दर, श्वसन दर में वृद्धि करना होता है। तो थायरॉक्सिन वाले का ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाले का ऑप्शन कौन सा होगा भैया, बी वाले का हो जाएगा सी। बी वाले कौन सा, सी। तो बी वाले का सी किसमें दिया है, तो यहाँ पे बी वाले का सी दिया, यहाँ पे बी वाले का ए दिया, तो ये वाला तो होगा नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर बता सकते थे आराम से। अगर आपको दो या तीन भी चीज पता होती तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हैं। सी वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी वाले में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है, गुर्दों में उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। डी वाले का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, पुरुषों को लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है।
और यहाँ पे इस तरीके से बी वाले का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की बी वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सेकंड ऑप्शन इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आंसर बता दिएगा कैसे होगा। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हमने पूछा था, गाटरमान अभिक्रिया में गाटरमान कोच अभिक्रिया में क्या बनता है, उसमें बनता है बेंजल डिहाइड। क्योंकि गाटरमान और गाटरमान कोच एक जैसे बच्चों को लगती है, तो गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होती है, ये बेंजीन रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराने पर क्या बनता है, क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे पहले से H होता है, हमने पहले से कहा था, ये CO को यहाँ लगा देंगे क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। और इसके साथ चल रहा है HCl, तो बन जाएगा, इस अभिक्रिया को बोलते हैं गाटरमान कोच। तो आंसर आप क्या बताएंगे, गाटरमान कोच अभिक्रिया में डायरेक्ट क्या बनता है, आप बताएंगे बेंजल डिहाइड। किसका निर्माण होता है भैया, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। नोट कर लीजिएगा यहाँ तक की, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसमें तो पता चल गया ये गाटरमान अभिक्रिया होगी, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव आपको पूरे करवा दिए गए। अगर सही करके आएंगे तो 6 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके कंफर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी वाले दिए हैं। थ्योरी में क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है, स्थिर क्वांथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे थ्योरी हमने पहले से लिख दिया था आपके लिए, थ्योरी आपके लिए पहले से ही लिख दिया था। थ्योरी क्या लिखा है, स्थिर क्वांटम मिश्रण क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले यौगिकों को मिलाने पर बनने वाले मिश्रण जिसका क्वथनांक एक समान होता है उसे स्थिर क्वांटम मिश्रण कहते हैं। मतलब होगा क्या, दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले, दो अलग अलग टेम्परेचर वाले हमारे पास क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, उनको आपस में मिलाने पर जब उनका क्वथनांक क्या होता है, बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्थिर क्वांटम मिश्रण। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून स्थिर क्वांटम मिश्रण, एक होता है उच्च स्थिर क्वांटम मिश्रण। इसको याद कर लीजिएगा, इसकी फोटो ले लीजिए आप जल्दी से। क्या हो जाएगा, जब दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले यौगिकों को आपस में मिलाने पर दोनों का क्या होता है, क्वथनांक एक समान हो जाता है, उसे बोलते हैं क्वांटम मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक और एक क्या होता है, उच्च स्थिर क्वांटम मिश्रण होता है। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से फोटो लीजिए इसकी। हो गया, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये भी कितने पेपर, ये पेपर में कितने नंबर का है भैया, 2 नंबर का आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं 2 नंबर लिखा है, अगर ये पूरी इस तरीके से लिख के आएंगे तो वहाँ 2 नंबर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है संक्रमण तत्वों में ट्रांजिशन एलिमेंट में की सक्रियता स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है, स्पष्ट करें क्यों घटती है। क्योंकि स्कैंडियम से कॉपर तक जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। हमने पहले कहा था स्टार्टिंग में क्या होती है, घटती है, बीच में बराबर हो जाती है, लास्ट में क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। स्कैंडियम से कॉपर तक की क्या होती है, जाने परमाणु त्रिज्या घटती है। आयन, अच्छा परमाणु त्रिज्या घटती है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, जिस कारण स्कैंडियम से कॉपर की ओर वाले तत्व में परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो अतः इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अतः इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। याद रखना कि कॉपर से स्कैंडियम से कॉपर क्या हो जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा जिसके कारण उसके उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, अतः इसमें क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, अतः उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से फोटो लीजिए इसकी, क्लास में याद कर लेना। स्कैंडियम से कॉपर तक जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाता है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घटती है। याद हो गया होगा, 2 नंबर में आया था इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, यार IUPAC बताइए। यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पूछा गया और यहाँ पे 1+1 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का, दूसरा जो क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसमें कमेंट सेशन में नाम लिख के बताइए, नाम क्या होगा इसका। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, NH3। NH3 का नाम क्या था, इसका नाम होता है एमीन। एमीन की स्पेलिंग किससे होती है भैया, ए से होती है, किससे होती है, ए से होती है। Cl का नाम होता है क्लोराइडो, मतलब सी से। NO2 का नाम होता है नाइट्राइटो, NO2 का नाम होता है नाइट्राइटो, मतलब एन से। Cl का नाम बाद में लिखा जाएगा, पहले लिखा जाता है लिगेंड का। और लिगेंड यहाँ पे बताइए कितने, अब ए का नाम लिखे, सी का लिखे कि एन का लिखे, भैया पहले क्या होता है, अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे ए का नाम लिखा जाएगा, ए वाले मतलब एमीन का नाम लिखा जाएगा। ये कितने दिए, 4 दिए, 4 दिए तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टेट्रा। NH3 का नाम होता है एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। Cl का नाम हो जाए क्लोराइडो, Cl का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो, टेट्रा एमीन क्लोराइडो। NO2 का नाम होता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हैं आप लोग, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन।
अब यहाँ पे सीओ का नाम क्या होता है? सीओ का नाम होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। अगर यही बता दे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन जो दिया हुआ ब्रैकेट दिया है, अगर ये मान लीजिए सीएल इधर दिया होता है, ये ब्रैकेट बाद में दिया होता, कुछ इस प्रकार से दिया होता, क्या होता तो सीओ के नाम में 8 लगा देते, क्योंकि जब ब्रैकेट सेकंड नंबर पे होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं? 8 लगाते। तो यहाँ पे लेकिन भैया फर्स्ट नंबर पे दिया तो सीओ का नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। तो यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट। और जैसे ही क्या हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट वाले के नाम लिख लेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ दे रहे हैं, और सीएल दिया तो सीएल का नाम क्या हो जाए? क्लोराइड। सीएल का नाम क्या हो जाए? क्लोराइड। यहाँ लिखेंगे क्लोराइड। क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? ये NH3 का हमने क्या बताया था? 0 होता है। CO का निकालना है, इसका निकालना है, हम लिखेंगे x प्लस लगाएंगे। कितने दिए भैया? 4 दिया हुआ है। NH3 का क्या होता है? 0। जैसे दूसरे के पास जाओगे, Cl कितना दिया? 1 दिया, तो भैया Cl का क्या होता है? -1। NO2 का क्या होता है? -1। Cl का क्या होता है इस तरीके? -1। कोई चार्ज लगा है क्या? अरे ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज लगा है क्या? नहीं लगा था भैया। नहीं लगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इक्वल टू में 0 हो जाएगा। -1 -1 -1 क्या बनाएगा? -3। -3 को x, ये 0 हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू 0। और ये -3 इधर जाए, किस में चेंज हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा भैया? प्लस में। +3 आ रहा है। कितना आ रहा है? +3। इस हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ठल्ड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ठल्ड लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखते हैं। यहाँ लिखा CO लिखा है। NH3 का होल 6 Cl3। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 के लिए हम क्या लगाएंगे? 6 के लिए लगता है हेक्सा। हेक्सा। NH3 का नाम होता है एमीन। हेक्सा। एमीन। हेक्सा। एमीन। NH3 हेक्सा एमीन। CO का नाम बताया था कोबाल्ट। CO का नाम हो जाए कोबाल्ट। हेक्सा एमीन कोबाल्ट। जैसे ही इसका हम ब्रैकेट वाले के नाम लिख लेंगे, ब्रैकेट वाले के नाम लिख लेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिख। तेल का नाम होता है क्लोराइड। एक बात याद रखिएगा, यहाँ गलती ना करिएगा भैया, 3 लगा तो ट्राई लगा दे क्या? अरे बेटा इसमें ट्राई नहीं लगता है। सीएल का नॉर्मल नाम लिखेंगे तो सीएल का नाम हो जाए क्लोराइड। अगर ये सीएल लिगेंड के तरीके काम करता है तो क्लोराइडो हो जाता है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। का निकालने इसको लिखेंगे x प्लस लिखेंगे C का 6। NH3 का क्या होता है बेटा? 0। इसके पास जाएंगे, कितने लिखा भैया? 3 लिखा। 3 तेल का क्या होता है? -1। कोई चार्ज लगा है क्या ऊपर? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा भैया, 0 लगाएंगे। x ये 0 हो जाएगा। 3 बन जा 3 -3 इज इक्वल टू 0। -3 इधर जाए, किस में चेंज हो जाएगा? +3। इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? ठल्ड आ जाएगा। करिए इसको, नोट कर लीजिएगा इसको भी। ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या करिए? नोट। पेपर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया था, लेकिन आगे चल के जो पेपर हो सकता है कि आपका बोर्ड पेपर में आ सकता है, तो वहाँ पे नोट करिए यहाँ तक की। हो गया यहाँ तक की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पे दिया हुआ है, नोट हो गया होगा यहाँ तक की। 2 नंबर के ये भी आया था, एक एक नंबर के थे। दोनों क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। यहाँ पे देखिए घा नंबर पे दिया हुआ, दूसरे का घा क्वेश्चन दिया होता है, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब क्वथनांक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे क्या दिया? ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन। कैसे क्या पता लगाएंगे? इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है भैया? पहले समझा दीजिए। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए पहले। ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Br। क्या होता है यहाँ पे? 3Br। ब्रोमोफॉर्म HBr3। अगर आपने नेमिंग रिएक्शन पढ़ा हो तो वहाँ पे क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म पढ़ाया था, तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला बताया था CHBr3। मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3Cl। डाइब्रोमो डाइब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CHBr2। अब होता है क्या? यहाँ पे लिखा है क्वथनांक अणु भर बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है। क्वथनांक क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उसके साथ क्या हो जाएगा? क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका दिया हुआ है? क्वथनांक के यहाँ पे बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे कम किसका हो जाएगा? पहले क्या होता है? Cl का सबसे कम होता है, उसके बाद कौन सा होता है? पहले Cl का कम होता है तो पहले किसके लिखेंगे? क्लोरोमेथेन। यहाँ क्लोरोमेथेन
अब भैया इसमें और इसमें इसमें बताइए। अब बताइए यहाँ पे Br सबसे कम किसमें दिया है, Br सबसे कम किसमें दिया भैया, इसमें दिया हुआ है। तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे जिसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथिन, सेकंड नंबर ब्रोमोमेथिन लिखेंगे। अब Br सबसे कम किसमें दिया हुआ है भैया, इसमें दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन के बढ़ते क्रम में लगाना था। इससे कम कौन, इससे ज्यादा कौन दिया हुआ है, Br2 दिया हुआ है। तो इसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डाईब्रोमेथिन। क्या लिखा हुआ है, डाईब्रोमोमेथिन, क्या लिखे, डाईब्रोमोमेथिन। और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। तो सबसे लास्ट में लिखा है ब्रोमोफॉर्म। इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के बढ़ते क्रम में हमने यहाँ पे इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया। अब क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया था, लिखा हुआ है 1 क्लोरोप्रोपेन, फिर लिखा आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। बेटा आइसोप्रोपिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर बता दे आइसोनियो में आपको प्रॉब्लम होती है, आइसोनियो कैसे पहचानते हैं, एन कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जो बता दे 20 या 25 मिनट की वीडियो IUPAC। तो ये हम लिंक क्या करेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसमें क्या करिएगा, आप देख जरूर लीजिएगा, वहां से क्या हो जाएगा, आइसोनियो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अभी 2025 में पेपर हुआ था, केमिस्ट्री के पेपर में आइसो और नियो इस तरीके से IUPAC पूछी, वो नॉर्मल वाली नहीं, CS3 CS2 वाली नहीं पूछी गई थी, आइसो नियो करके पूछी गई थी। उसमें बच्चे परेशान हो गए थे, इसलिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी। अब देखिए इसका क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन कह रहा है तो भैया CS3 S2 S2 हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, CS3। आइसो वाले में ये स्ट्रक्चर, और क्लोराइड क्या आएगा तो Cl लगा देंगे, अल्कोहल का आएगा तो यहाँ पे OH लगा देंगे। तीसरा कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन है तो एक S2 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 मेन क्या था, टेन, टेन है ना, 1 क्लोरो, तो है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, ये लगा देंगे। अब याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, जितनी ज्यादा चैन होगी, जितनी ज्यादा शाखा होगी, जितने ज्यादा ब्रांच होगी, उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, जिसमें जितनी ज्यादा चैन लगी रहती है, जितनी ज्यादा ब्रांच लगी रहती है, उसके क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इन तीनों में देखिए, इसमें सबसे ज्यादा चैन किसमें लगी, जिसमें ब्रांच आ रहा है। IUPAC पढ़ते हैं ना, IUPAC हमने बताया था सब्स्टिट्यूएंट एफी ब्रांच क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रांच इस तरीके दिखा हुआ है। आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, S3H को यहाँ पे लिख सकते, और ये वाले CS3 को ऐसे लिख सकते। ये देखिए Cl कहाँ काम कर रहा है, ब्रांच के तरीके, जो ब्रांच में काम करेगा उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए में लिखा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, पहले क्या लिखा है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब बताइए इसके बाद किसका ज्यादा होगा, अब क्या होगा, जिसमें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों में हमको नहीं समझ में आ रहा था, कार्बन कितने बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कार्बन कितने दिए, 4। इस कार्बन को ना जोड़ देना भैया, Cl के कार्बन नहीं काउंट करते हैं, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है। तो अब क्या होगा, इसमें कम है तो इसमें, इसके बाद किसका लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड के बाद हमने क्या लिखा, 1 क्लोरोप्रोपेन। और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन, सबसे लास्ट में लिखा 1 क्लोरो। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब समान अणु भार वाले समव्यवी हो, तब हो तत्व शाखा बढ़ने पर, तत्व शाखा बढ़ने पर क्वथनांक घटता है, क्वथनांक घटता है, बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको बता दिया कैसे, क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी से कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसको। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको हटा दे रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट लिखा है, सब कुछ बता दिया इसमें। लिखा था ये भी, या 2 नंबर में आया था, एक एक नंबर के दिए कॉन्सेप्ट भी आया, 2 नंबर में आया था। इस तरीके से 2 नंबर भी आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बेटा यहाँ लिखा हुआ है C7H8O, आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक फिनॉलों की संरचनाएं लिखिए। और कितने नंबर में, 2 नंबर में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की संरचनाएं लिखना है। तो बेटा यहाँ पे फिनॉल लिखा हुआ ना, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH होता है। भैया बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH होता है, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर पहली बात तो OH बना देंगे। ये क्या बना है, फिनॉल बना हुआ है। कार्बन यहाँ पे 7 होने चाहिए थे, कार्बन यहाँ पे हो कितने का भैया, कितने कार्बन हो गए, गिनवा देते हैं आपको, 1 2 3 4 5 है, 6 कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी है। 7वां कार्बन चाहिए, 7वें कार्बन के लिए हम क्या करेंगे,
तरीके से यहाँ पे सी लगाएंगे, कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन गिनिए जरा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 8 है, कितने हाइड्रोजन है, 8 है। ऑक्सीजन कितने, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा चुका है, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है क्या, नहीं है भैया, देखिए कैसे, एक, दो, चार, चार हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लगा हुआ है, तो चार हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, चार और एक, पांच, पांच हो गए भैया। बाकी तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, तीन यहाँ पे लगा दें, इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे तीन लग जाएगा। और देखिए, इसके आण्विक सूत्र वाली मोनोहाइड्रिक फिनोलों की संरचनाएं लिखिए, और भी संरचनाएं बन सकती है। इस एस्टर को ऑर्थो पर लगाया तो मेटा पर भी लगा सकते हैं, कैसे बन जाएगा, नॉल बनाएंगे, एक बार सी एस लगा देंगे, फिर से एक और बन जाएगा, क्या बन सकता है यहाँ पे, नॉल बनाएंगे और एक बार सी एस आप लगा देंगे, इस तरीके से क्या बन जाएगा, ऑर्थो मेटा पैर। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, वन मैथिल है, मैथिल नॉल, मैथिल फिनॉल, मैथिल फिनॉल। इसका ही दूसरा नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थो पर क्या लगा, सीएसटी लगा है, और जब सीएसटी लगाया था ऊपर उबा चलता है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, क्रिसॉल, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, वन नंबर पे लगा तो इसको बोलेंगे थ्री मैथिल नॉल, मैथिल फिनॉल, थ्री मैथिल नॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा, कहाँ पे, ऑर्थोमेटा, मेटा पे लगा तो मेटा क्रिसॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटा क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल। और इसका नाम हो जाएगा आईपीएसी नाम, वन टू नंबर पे लगा तो इसको बोलेंगे मैथिल, मैथिल फिनॉल, मैथिल, मैथिल फिनॉल। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऑर्थोमेटा पैरा, इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। देखिए तीन संरचनाएं बन सकती थी, दो नंबर में आया था, दो नंबर आपके यहाँ कंफर्म हो सकते हैं, बस वहां पे संरचनाएं बनानी थी और उसके नाम लिखने थे, नाम क्या हो जाएंगे, समयता तरीके से पेपर में आता है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस बट क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ कौन सा विलियन, कौन चैप्टर से दिया बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ, सॉल्यूशन चैप्टर अगर तैयार करे तो वहाँ पे चार क्वेश्चन बोलने, चार क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा। क्या बोलते हैं, अणु संघ गुणधर्म, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। कौन कौन से, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, अवनमन और परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यहीं पे हेनरी का नियम, मोलरता मोललता के न्यूमेरिकल, और यहाँ पे इस तरीके से ये जो अभी पीछे क्वेश्चन लिखा है, इस तरीके से क्वेश्चन। और ये बता दे, ये सारे क्वेश्चन की हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें 68 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं, और जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे करवाए गए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया था बोर्ड पे, यहाँ पे मॉडल पेपर में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, 68 क्वेश्चन वहाँ पे चैनल पे हमने करवा दिया, कौन चैनल पे, यूट्यूब पे, इंग्लिश विद पीयूष सर चैनल पे हमने क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक दिया गया है, लेकिन पहले लिखा 1.80 ग्राम आवासशील विलेय, कितने ग्राम को, 1.80, ये जितने ग्राम में घुले आ रहा है, एक बार यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, कह रहा है 1.80 को, 1.80 को, ठीक है, आवासशील विलेय को 90 ग्राम में, कितने में, 90 ग्राम में, जितने में घोला, जिसको घोला जाता है वो होता है सॉल्यूट, जिसमें घोला जाता है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ सॉल्यूट का मान कितना दिया है, विलेय का मान दिया है 1.80, विलेय को हम लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू से, क्या लिखेंगे, विलेय का मान कितना दिया बेटा, विलेय का मान जिसे हम लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया 1.80 ग्राम दिया हुआ है। आगे देखेंगे लिखा हुआ है 90 ग्राम बेंजीन में, भैया विलायक का मान दिया है, सॉल्वेंट का मान दिया है, सॉल्वेंट का आप लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है 90 ग्राम, 90 ग्राम बेंजीन में, 90 ग्राम बेंजीन पर घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बढ़कर, या बढ़कर क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक बढ़कर, अब बताए कितना बढ़ रहा है ये भी देखिए, पहले कितना दिया था, बाद में कितना हो गया, पहले कितना दिया था, कितना हो गया, और में क्या था, टीबी माइनस का टीबी नॉट, टीबी माइनस का टीबी नॉट, यहाँ पे पहले 353.23 केल्विन था, बाद में हो गया 354.11 केल्विन हो गया, तो बाद वाली वैल्यू को पहले वाले से घटा देंगे, तो टीबी का मान कितना दिया 354, और टीबी नॉट की वैल्यू कितनी दिया 353 दिया हुआ है, तो घटाएंगे क्या, 3 माइनस का, सॉरी 0.11 माइनस
350.23 करेंगे कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? माइनस कर लेते हैं इसको जैसे भैया आ जाएगा 0.88। कितना आ जाएगा? 0.88। लिखेंगे 0.88। अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे कह रहा है कि विलेय के मूल्य द्रव्यमान की गणना करें। मूल्य द्रव्यमान को कुछ लिखेंगे, एम से लिखेंगे। एम की वैल्यू बतानी है। लेकिन यहाँ पे आपको केबी का मान भी दिया है। कह रहा है केबी का मान दिया है, तो केबी का मान क्या हो जाएगा? ऐसा करते केबी को ऊपर लिख देते। केबी का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पे। केबी का मान दिया है 2.53 के केजी मोल इनवर्स, के केजी मोल इनवर्स। और यहाँ पे एम का मान पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताइए? क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी डेल्टा इक्वल टू ए बी स्मॉल डब्ल्यू का 1000 अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा एम इंटू का कैपिटल डब्ल्यू। मान आपसे पूछ रहे एम का, तो एम को इधर भेज देंगे, डेल्टा टीबी को इधर भेज देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे एम इधर हो जाएगा और डेल्टा टीबी यहाँ हो जाएगा। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी का मान कितना दिया बेटा? केबी का मान आपको दिया हुआ 2.53। यहाँ लिखेंगे 2.53। स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया 1.80। यहाँ लिखेंगे 1.80। 1.80 टू का यहाँ चल रहा 1000, तो 1000 लिखेंगे। अपॉन में हो जाएगा एम। एम का मान क्या हो जाएगा? एम का मान हमें यहाँ पे निकालना है ना, सॉरी सॉरी, एम का मान निकालना है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टीबी हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। डेल्टा टीबी का मान कितना दिया है? वह डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाली 0.88, यहाँ रखेंगे 0.8 का। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है 90 ग्राम, यहाँ 90 रखेंगे। इस तरीके से यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 2 नंबर है इसलिए क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे। एक तीन, 3 जीरो से क्या हो जाएगा? 3 जीरो, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 9 से काटे कितनी बार में? 2 बार में। 9 टू जा 18, 20 आ जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ पे देखेंगे क्या बच गया यहाँ पे? 253। क्या बचा यहाँ पे? एम इज इक्वल टू 53 टू का 20 इंटू का लिखेंगे 20, अपॉन में बाकी रह जाएगा 88, यहाँ लिखेंगे 88। अब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करा के सिर्फ डिवाइड कराना बाकी रहेगा और आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जल्दी से बताइए, डिवाइड मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर? जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा बता दे बेटा, इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, देख लीजिएगा। 506 आ जाएगा, अपॉन में कितना चल रहा है? 88 चल रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 57.5 आएगा। 7.5 आंसर आ जाएगा। ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ग्राम। में टोटल शायद 9 वीडियोस बता रखी है, 9 वीडियो हमने करा रखी है, 45-45 मिनट की है। जाके जरूर देखिएगा। इससे क्या हो जाएगा? आपको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आने लग जाएंगे। सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल करवा चुके हैं हम। बढ़ते आगे, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2 नंबर में आया। में से क्वथनांक उन्नयन, हिमांक का वनमन, परासरण दाब, आवास दाब का अपेक्षिक वनमन। चारों क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आपको बताते 4 नंबर में आता है, जहाँ पे 2 नंबर की थ्योरी आती है और 2 नंबर न्यूमेरिकल आता है। यहाँ तो सिर्फ न्यूमेरिकल दिया था। बढ़ते आगे, क्वेश्चन में क्या हो सकता है आगे देखते हैं क्या होगा। फुट क्या आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करें। रासायनिक समीकरण को पूरा करना बेटा, एक बात याद ना कि ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया इस तरीके से। हाउ टू रिएक्ट में क्वेश्चन कराया था। हाउ टू रिएक्ट अभी जो सीरीज चली तो उसमें ऐसा क्वेश्चन कराया था। याद रखना, जब भी KMnO4 दिखाई देगा, KMnO4 किसके लिए यूज होता है भैया? KMnO4 यूज होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। और अभी एक वीडियो अभी आने वाली जिस परसों या नरसों आ जाएगी, जिसमें पूरे रिएक्शन इस तरीके से हो जाएंगे, एक ही वीडियो में बताएंगे। कैसे, ये नहीं होता कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करें, इसके लिए एक वीडियो आने वाली है, उस देना। कुल मिला के साथ 60 या 70 क्वेश्चन हमने पूरे वहाँ कलेक्ट किए हुए हैं, जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछे गए, और क्वेश्चन जो हमें लग रहे थे कि आ सकते हैं, उसको भी हमने कलेक्शन कर लिया है। तो परसों आ जाएगी, आपको बता दें। यहाँ पे KMnO4 जब भी दिखाई देगा ऑक्सीडेशन होता है भैया, KOH से कह रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे इस KMnO4 में रिएक्शन करेगा तो काम क्या करना? ऑक्सीडेशन कह रहा है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए कहाँ पे लगाए? ऑर्थो पोजीशन पे लगाए। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? COH लिख देंगे। KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब भी कितने भी कार्बन हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? COH। इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? इसका नाम होगा बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है।
बेंजोइक अम्ल। अब रिएक्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, C6H5CHO का रिएक्शन कह रहा है सेमी कार्बोजाइड से कराइए, इसका सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड से रिएक्शन क्या आएगा तो क्या बनेगा, होगा क्या, इस रिएक्शन को हम पीछे करके बता देते हैं, फिर हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 6H5 एचओ की रिएक्शन करानी थी, किस करानी थी, ये रिएक्शन करानी थी, यहाँ पे लिखा था NH2 NH2 NH NHC NH2 ये दिया हुआ है। ये इसकी रिएक्शन कराते होता क्या है, यहाँ से ये H2 और O रिएक्शन करते तो क्या बना देगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा यहाँ पे C6, बाकी क्या रह जाएगा CH5 ऐसे चल रहा है, और CH लिखा है। इसको तो बिल्कुल सेम लिखना था, इसको सेम लिखना था, डबल बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। बाकी क्या रह गया, बाकी रह जाएगा NNH, क्या बाकी रह जाएगा, NNHC NH2, यही बाकी रह जाएगा, जो क्या हो जाएगा इसके साथ निकल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, जब भी कार्बोजाइड की सेमी कार्बोजाइड की अभिक्रिया होती है तो बनाता है सेमी कार्बोजन, किसका निर्माण करेगा, सेमी कार्बोजन, तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बोजन, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बोजन। पेपर में क्वेश्चन अलग तरीके से क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH5 की जगह हो सकता है कि एस्टल्डिहाइड कह देगा या फिर फॉर्मल्डिहाइड कह देगा, तो यहाँ पे H हो जाएगा या फिर CH3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हम लोग अगर इसके साथ समझेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे H2O लिख दे रहे हैं भैया, बचेगा क्या, की रह जाएगा CH5CH, ऐसे लिख देंगे। डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, NC लिखेंगे, NCO NH NH2। अच्छा, हाँ, अभी क्या, NNHNH, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर रिएक्शन नोट आप ऐसे देख लीजिएगा। और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में आंसर क्या लिखेंगे, ये बन रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखेंगे सेमी कार्बेजोन, क्या बोलेंगे, कार्बेजोन, इसका नाम होता है सेमी इतने का नाम होता है सेमी कार्बेजोन। बन किससे रहा, बेंजल डिहाइड से, इसका नाम होगा बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन, बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन, डिहाइड कार्बेजोन, डिहाइड कीटोन चैप्टर से था, कार्बेजोन। अच्छा एक और चीज बता दे बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे कुछ चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या हो सकता है, H2O कहाँ कहाँ पे बनता है, कौन कौन सी रिएक्शन कहाँ पे H2O बनता है, आपको पेपर में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हमने हाउ टू रिएक्ट में बताया था, यहाँ पर भी लिख लिया। NH2 सिंगल बॉन्ड NH, इसका नाम होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी H2O का निर्माण होता है, ये वाला H2 निकल जाता है। एक होता है CH5NH NHNH, इसका नाम होता है फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ से भी क्या होता है, ये वाला H2 और O के साथ निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, तो बना देगा, रिएक्शन हो जाएगी। आगे क्या हो जाएगा, उसमें एक और कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें ये लिखा हुआ था, ये भी बन जाता है। चार्ज नहीं है क्या, लगाओ उसमें लगाओ, डाउन परसेंट है। रहने दो, ठीक, देखो यहाँ पे CCH5NH, ये भी रिएक्शन हो सकती है, और यहाँ पे सेमी कार्बोजाइड से भी कह सकते हो, कॉन्सेप्ट याद रखिए, जहाँ पे H2O का निर्माण होता है, इसमें क्या बन रहा होता है, H2O का निर्माण होता है। बाकी क्वेश्चन कौन सा, बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ये भी करा रखा है, और यही मॉडल पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स आया, बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स क्या है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, जिसमें कह रहा है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड क्या होता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको प्रोटीन बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है उसमें द्वितीयक संरचना इस तरीके से क्या होती है, कुंडलित हो जाती है, इस पहली बात तो इस तरीके से कुंडलित हो जाती है, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। क्योंकि क्या होता है, इसमें एक अमीनो अम्ल का, इसमें एक अमीनो अम्ल का C डबल बॉन्ड O समूह अपने से चौथे वाले जो अमीनो अम्ल का जो N समूह, फिर सुनिएगा, इसमें अमीनो अम्ल का C डबल बॉन्ड O समूह में अमीनो अम्ल का C डबल बॉन्ड O समूह अपने से चौथे वाले अमीनो अम्ल के
NH समूह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा क्या होता है, जुड़ जाता है और क्या करता है, एक सर्पिल आकार में जुड़ता है। सर्पिल आकार में दक्षिणावर्ती पेज के समान घूम जाता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। यहाँ तो द्वितीयक संरचना लिखा हुआ और द्वितीयक संरचना में कौन सा बेटा लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अल्फा हेलिक्स, क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। थ्योरी क्या लिखिए, इसमें एक अमीनो अम्ल का सी डबल बॉन्ड ओ समूह अपने चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के बीच हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। उदाहरण कौन सा होता है, अल्फा क्रिएटिन और मायोसिन। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से बना पाए थे, आप लोग क्या करेगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। फिर से बता दें, इनमें एक अमीनो अम्ल का सी डबल बॉन्ड समूह अपने चौथे वाले अमीनो अम्ल के NH समूह से पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा क्या होता है, जुड़ जाता है और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। और अल्फा हेलिक्स यहाँ लिखवा दिया। बीटा प्लेटेड क्या होगा, जब जब क्या हो जाएगा, आपस में, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, समझा देते इसी समझा देते हैं। क्या लिखा है, बीटा प्लेटेड। तो बीटा प्लेटेड सीट क्या होता है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के, जब एक दूसरे के पास पास में स्थित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नीचे और दूसरे क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आ जाएगी, तो एक के ऊपर क्या हो जाएगी, बनती चली जाएगी। इससे क्या होगा, एक शीट का निर्माण हो जाएगा, जिसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। तो लिखा हुआ है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर होती है तथा उनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, तो डायग्राम भी आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। तो लिख लीजिए, इनमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर में स्थित होती है, जिसमें क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हो गया नोट, फोटो ले लीजिए बेटा, फोटो। ठीक है, हो गया नोट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिगणनाओं की व्याख्या करें। हिंदी का नियम क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है। बताइए, जब आप लोग क्या करते हैं, नीचे साइड रहते हैं, मान लीजिए माउंटेन आप चढ़ रहे हैं, तो नीचे साइड क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अलग रहती है। लेकिन जैसे जैसे माउंटेन चढ़ते जाते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है भैया, और कम होती जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी, तो हमारे शरीर को क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन उस तरीके से नहीं पाती, जिसके कारण हमें क्या लगता है, थकान महसूस होती है। और जब थकान महसूस होगी, के कारण क्या हो जाएगा, के कारण क्या हो जाएगा, थकान महसूस होगी, हम लोग अनोक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी क्या लिखी है, थ्योरी यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से ऑक्सीजन की रुधिर में कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की रुधिर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब हम लोग ऊपर जाते हैं, मतलब ऊपर वहां नहीं, पहाड़ पे जाते हैं, तो ऑक्सीजन के हमारे शरीर में क्या हो जाती है, जो हमारे खून क्या होती है, कमी हो जाती है, जिससे हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, अनोक्सिया कहते हैं। इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, अनोक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया। कौन सा आंसर था, ये भी बता दे बेटा। यहाँ पे फोर्थ का यहाँ पे उत्तर नंबर कौन सा भैया, उत्तर नंबर है फोर का। लिख लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिखिए। हो गया, हो गया होगा। चलिए हिंदी का नियम भी बगल में लिख देते हैं, हिंदी का नियम भी यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे हिंदी का नियम लिख दे रहे हैं, क्या लिखिएगा, ठीक है ना। हिंदी के नियम की सहायता से समझे, तो हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं का नियम। का नियम क्या होता है बताइए, आपने याद किया होगा हिंदी का नियम क्या होता है। हिंदी का नियम, हिंदी का नियम लिखेंगे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यता, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यता, गैस की, किसी गैस की द्रव्यता, गैस की द्रव्यता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे ना, समानुपाती होती है, समानुपाती। जल्दी से होगा क्या बेटा, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एम प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, एम प्रोपोर्शनल टू पी। किसी गैस की स्थिर ताप पर मतलब टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहेगा, किसी गैस की द्रव्यता, उसके दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, उसके दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी का नियम कहते हैं।
जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे अधिक ऊंचाई वाला समझा दिया था, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और हमें थकान महसूस होती है, हम लोग अनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फुकती है? यहाँ पे देखिए फुकती, यहाँ पेपर में दिया गया, मॉडल पेपर में लिखा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। और ये जो हमने आंसर लिखा है, ये बेटा 1.5 नंबर के आपको मिलेंगे वहाँ पे, 1.5 नंबर के पेपर में आए हुए, और टोटल मिला के 3 नंबर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए थे, आंसर देने। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब वाटर की बोतल को कमरे के तापमान पर खोला जाता है। बेटा कमरे का तापमान क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और उसमें बोतल जो होता है उसका क्या होता है, कम होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, जब सोडा वाटर की बोतल को कमरे के तापमान पर खोला जाता है तो बोतल के अंदर का दबाव क्या होता है, अचानक से कम हो जाता है। जिससे दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दबाव कम हो जाएगा तो ये दबाव कम होने के कारण सोडा वाटर में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दबाव कम हो जाएगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? कि अभी हमने पढ़ाया था, एम प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़ाया था, पी हो जाएगा। जब दबाव का मान कम हो जाएगा तो विलेयता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखेंगे दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण सोडा वाटर में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की विलेयता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप घुली हुई गैस तेजी से बुलबुले क्या होते हैं, बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे बोतल से झाग निकलती है, या फिर क्या होती है, किसकी आवाज आती है, ये फपकती है ना, क्या लिखा था, फपकती है। ठीक, तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ लीजिएगा। जब सोडा वाटर की बोतल कमरे के तापमान पर खोला जाता है तो उसमें से अचानक से क्या होता है, दबाव अचानक से क्या होता है, कम हो जाता है। जब दबाव कम हो जाएगा तो विलेयता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस विलेयता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप घुली हुई गैस तेजी से क्या होती है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे बोतल झाग निकलती है या फिर फपकती है। आप इसकी फोटो ले लीजिए, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, जल्दी से फोटो कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम को देखिए। नियम 1.5 नंबर का, द्वितीय 1.5 नंबर का, टोटल मिला के 3 नंबर आया हुआ था। कह रहा है कि कह रहा है कि प्रथम नियम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर वाले मुक्त या एकत्र वाले पदार्थ की मात्रा को हमने किस लिखा, डब्ल्यू से। पदार्थ की मात्रा उसके आवेश का क्या होता है, अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पर वाले या एकत्रित होना, जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा जो होती है तथा आवेश की मात्रा क्या होती है, समानुपाती होती है। फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, और Z इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Z ऐसे चलेगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, था IT, यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W Z IT, यहाँ पे लिखा है W Z IT, ये होता है। क्या करिए जल्दी से नोट, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या था, यहाँ पे पूरी याद करिएगा। सी इलेक्ट्रोड पर वाले या फिर एक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उसका आवेश क्या आती होती है, क्यू। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हो, द्वितीय नियम दिया हुआ है। भैया द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा, बेटा इस तरीके से याद रखिएगा, जब हमने दो अवगत लेंगे धारा समान, और इसमें धारा क्या हो जाएगा, प्रवाहित की जाती है। नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है अवगट्टियों में, एक विद्युत, जब नियम के अनुसार जब विद्युत धारा अपघट्ट में समान प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं, उनके तुल्यांकी भारों या विद्युत रासायनिक रासायनिक इसका नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांकों के साथ होती है। अब भैया क्या बता रहे हैं आप, यहाँ पे याद रखिएगा, जो W1 अपॉन में W2 होता है वो क्या होता है, किसके बराबर हो जाता है, ये तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अनुपाती होता है, या फिर बराबर हो जाता है। अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W1 क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे इसका ये क्यों आया, कैसे आया बता देते हैं, इसके अलग से यहाँ पे समझा देते हैं आप। W1 इज इक्वल टू क्या, W2 था, जिसके बराबर में क्या चला था, W1 में क्या चला, E2 चला। अब ये फॉर्मूला पढ़ा था, W1 क्या लिख सकते हैं, Z1 IT। धारा की मात्रा समान रहेगी तो यहाँ पर भी IT लिखेंगे, और T भैया जब पहले वाले विलियन 5 सेकंड तक करेंगे तो दूसरे वाले विलियन में क्या करना पड़ेगा, 5 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो क्या लिखा, Z1 IT। W2 Z2 IT, क्योंकि धारा और टाइम का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अपॉन में क्या चलेगा, E
इवन तो आई टी से आई टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं जेड वन अपॉन में क्या बचेगा, जेड वन अपॉन बाकी रह जाएगा, और यहाँ बाकी रह जाएगा ई वन अपॉन में ई टू वन में। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख सकते हैं डब्ल्यू वन अपॉन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई टी का मान, यहाँ आई टी इसमें धारा आउट क्या हो जाएगा, धारा, और समय का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपॉन में ई टू, आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगा, जेड वन अपॉन में जेड टू आ जाएगा। हो जाएगा नोट इसको। हो गया यहाँ तक की नोट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे याद रखिए बस, तुल्यांकी भारों क्या होता है, समानुपाती होता है। वहां पे क्या था, आवेश के समानुपाती होता है, याद कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया कि समान अभिक्रिया, या कौन सा दिया भैया, ये भी बता दे, तीसरा है यहाँ, तीसरा दिया हुआ, पर में आप पूछे आ रहे, कह रहा है कि समान अभिक्रिया ए से बी के एक ही सांता और सांता और समय का आलेख चित्र दिया गया है, ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है अभिक्रिया की कोटि क्या हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समय के साथ क्या होता है, कम हो रहा है, जब सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है, तो क्या होती है, शून्य। और फिर बताना है अभिक्रिया कोटि क्या, कारक सांता साथ क्या हो रही, घट रही जिसको तो कौन, वक्र का ढलान क्या हो जाएगा। ढलान बताने के लिए आपको पता होगा इसका समाकलित फॉर्मूला क्या था, समाकलित इक्वेशन क्या हो जाएगा, उससे हम यहाँ पे प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाए, क्यों, एक स्थिरांक की इकाई क्या होगी, अभिक्रिया क्रिया के लिए मात्रक क्या होता है। तो पहले वाले कोटि का आंसर क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ लिखा हुआ है ग्राफ के अनुसार क्या, अभिकारक देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभिकारक एक ही स्थान था, अभिकारक एक ही स्थान था, क्या हो रही है, समय के साथ क्या हो रही है, समय के साथ घट रही है, अर्थात अभिकारक का वेग, अभिकारक की सांता पर निर्भर नहीं करता, जब अभिकारक की सांता पर निर्भर नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य अभिक्रिया बोलते हैं, अर्थात ये शून्य है। फिर से अभिकारक एक ही सांता समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांता पर निर्भर नहीं करता है, और जब निर्भर नहीं करता तो इसे अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया इस तरीके से यहाँ पे क्या करें, आंसर लिख के इसका भी फोटो जाएगा। आप भी आपको पता होना चाहिए, जब अभिकारक की सांता कम होती है ना, तो वहाँ पे शून्य की अभिक्रिया होती है, और आपने शून्य की अभिक्रिया पढ़ी होगी, अभिकारक की सांता पर निर्भर नहीं करती है, और अभिकारक की सांता पर निर्भर करती है। बेटा क्या होगा नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया था प्रवणता, प्रवणता क्या हो जाएगी, हम यहाँ बता दे, शून्य की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित फॉर्मूला आता है, वहां पे क्या आता है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, माइनस का प्लस का ए नॉट आता है, प्लस का ए नॉट आता है। अब जब भी प्रवणता बतानी हो तो मैथ में फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहाँ पे y की जगह क्या दिख रहा है, ए चल रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, y इक्वल टू क्या लिखा, ए लिखा, और m की जगह क्या चल रहा है, m की जगह चल रहा है माइनस का चल रहा है, और x की जगह क्या चल रहा है, t चल रहा है, m की जगह क्या चल रहा है, k, यहाँ लिख सकते हैं x की जगह क्या चल रहा है, t, तो x इज इक्वल, और m की जगह माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस के, m इज इक्वल टू माइनस के। अब स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप किस में आ रहा है, m की वैल्यू कैसे आ रही है, माइनस आ रही है, जब स्लोप माइनस में आती है, माइनस में आती है, तो उसको क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वक्र का ढलान, वक्र का ढलान, या फिर ढलान को ही बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रवणता, वक्र का ढलान, वक्र का ढलान या फिर प्रवणता। ढलान को हम किससे दिखाएंगे, m से दिखाएंगे, वेग स्थिरांक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, वक्र का ढलान या फिर प्रवणता वेग स्थिरांक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वक्र का ढलान प्रवणता वेग स्थिरांक के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। हमने इस एक सॉल्व करते हैं, याद रखिए जब प्रवणता का मान बताना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, स्लोप आ रहा नीचे साइड आ रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे कौन सा इज इक्वल टू बता सकते थे, यहाँ पे आंसर लिखा है, आप लोग
आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था बेटा, तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। वेग स्थिरांक की बता रहे हैं ना, प्रक्रिया शून्य को विक्रिया की मात्रा क्या बताया था, इनवर्स सेकंड, बस सेकंड इनवर्स। भैया डायरेक्ट तो, लेकिन आपको भैया चैप्टर पढ़ा हो तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जहाँ पे क्या प्रथम कोटि या सेकंड ऑर्डर के सबके लिए क्या था, मात्रक बताया जाता है। मात्रक बताने के लिए फॉर्मूला होता है, अपॉन लीटर क्या लिखा हुआ है, अपॉन में पावर 1 - n सेकंड इनवर्स होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा होगा क्या, जब शून्य की अभिक्रिया है तो n की जगह क्या रखना, जीरो, अपॉन में क्या हो जाएगा लीटर, वन माइनस का क्या हो जाएगा, साथ में चल रहा है सेकंड इनवर्स, साथ में क्या चल रहा है सेकंड इनवर्स, अपॉन में क्या हो जाएगा हो जाएगा, 1 - 0 क्या रहेगा, 1 रहेगा, और सेकंड इनवर्स ऐसे चलेगा। सेकंड इनवर्स क्या लिख सकते हैं, पर 1 चल रहा है तो यहाँ लिखेंगे पावर 1, लीटर ऊपर जाएगा। अच्छा लीटर की पावर 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है सेकंड इनवर्स। ये लीटर ऊपर जाए किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, लीटर इनवर्स -1 हो जाएगा, जिसको इनवर्स बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड इनवर्स। आज से याद रखना, जब भी शून्य होगी, शून्य क्या होता है, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यही से आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या आती है। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की यूनिट आपको क्या करना है, पेपर याद करके एक्टिव में, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, जिसमें आंसर बताओगे सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको आंसर जानना है सेकंड, याद रख के जाओ, आपको याद हो गया होगा। बाकी है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित के अंतर में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करें। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करना है, क्या कह रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। बेटे डी ब्लॉक चैप्टर से, डी ब्लॉक चैप्टर अगर आप तैयार करें तो वहाँ पे 3 4 क्वेश्चन याद कर लेना। चैप्टर भी है ट्रांजिशन तत्व, लेंथेनाइड की थ्योरी, एक्टिनाइड की थ्योरी, ऑक्सीकरण अवस्था, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक होता परिवर्ती, वेरिएबल ऑप्शन। 4 से 5 थ्योरी याद कर लीजिए, नाइट की थ्योरी, एक्टिनाइड और पर परवर्ती, बार बार क्वेश्चन क्या करना, तैयार कर लेना। यहाँ पे पेपर में क्या पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका बता रहे बेटा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करना है, तो हम ना करिए। लेंथेनाइड का क्या होता है 4F114। अब इसका यहाँ पूरी तरीके से हम बता नहीं सकते, क्या आपको पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्या होगा जब हम ये चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे होंगे, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको पूरी बता देंगे। यहाँ लेंथेनाइड के लिए क्या होता है, 4F में क्या होता है, अगर याद हो तो एस में इस तरीके बनता था, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर 6 भर सकते हैं। पता भैया 5 बनता है, इस तरीके से कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। और एफ में कितने भर सकते हैं, तो एफ में टोटल 7 बनते हैं, 7 में कितने, एफ में कितने बनते हैं यहाँ पे, एफ में भैया 7, 12 13, एफ में टोटल भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे F1 से 45D0H2, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या आता है 4F उपकोष, 4F उपकोष प्रवेश करता है, किसमें भैया, लेंथेनाइड में 4F उपकोष प्रवेश करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड का बता दें, एक्टिनाइड में 5, देखिए यहाँ पे 4 था, एक्टिनाइड वाले में 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, F114 रहेगा, 5D यहाँ पर भी रहेगा, 5D01 से 10 हो जाएगा, 6S2 यहाँ 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चेंजमेंट कहाँ पे होना, 4 यहाँ 5 होगा, बिल्कुल क्या रहेगा सेम रहेगा, यहाँ 6 जगह 7 हो जाएगा। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाएगा, यहाँ पे 4F में, लेंथेनाइड में 4F में, और एक्टिनाइड में 5F 5F पेश करता है, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है बेटा, इसको नोट से नोट करिए, लेंथेनाइड में या 4F में प्रयोग करता है, और एक्टिनाइड में 5F में करता है। और लेंथेनाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4F F1 से 4 5 10 6 2, और एक्टिनाइड के लिए क्या होता है 5 5F1 से क्या हो जाएगा, F1 से 7S, अंतिम इलेक्ट्रॉन के 5F में, 5F से 4F में प्रयोग करता है।
जाएगा जाएगा जल्दी से फोटो। 1.5 नंबर में था, यहाँ पे 1.5 नंबर का आंसर इस तरीके से है। 1.5 नंबर का ही बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया? अभी हमको बताना है इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। हो सकेगा तो क्लास में इसको याद कर लीजिएगा। लेंथेनाइड में किसमें में एक्टेनाइड 5 में। लेंथेनाइड के लिए फॉर्मूला भी लिखा है 4F0 5D 5D 1 से 10 और क्या 5S2 क्या था 6। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनाइड के लिए बता रहे, लेंथेनाइड के लिए इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। लेंथेनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है? +3 आती है। जबकि एक्टेनाइड में अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ऑक्सीकरण सामान्यता होती है। बक, और ज्यादा भी होती है। इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। इसकी सामान्यता यहाँ पे +3 होती है। 4 होती है, 6 होती है। याद रखिएगा लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन अधिकतम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन यहाँ तक कि जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा? 4 नंबर में। अब अभी तक जितने करे 3-3 नंबर में थे, अब कितने नंबर में? 4 नंबर में। 4 नंबर में अभी हमने बताया था आपको उपसात संयोजन यौगिक में क्या याद करना? वर्नर सिद्धांत, सीएफटी थ्योरी, लिगेंड की परिभाषा, आईयूपीएसी और क्या हो सकता है? और भी थ्योरी और वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे ना, क्या क्या क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन बोले, 4 क्वेश्चन तो आपको याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पे वर्नर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा लिखिए। थ्योरी क्या हो सकती है? प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? बिंदुओं से इस तरीके से हम दिखाते हैं, याद हो तो। यहाँ लिखा है बिंदुसार, आपने थ्योरी याद करी होगी। तो बिंदुसार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, ये विलीनों में आयनित हो जाती है, इन्हें बड़े कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है। बड़े कोष्ठक से बाहर मतलब इस प्रकार से यहाँ बाहर लिखा जाता है ना। क्या 4 पॉइंट हो सकते हैं? इन्हें बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ये आयनित हो जाती है, इन्हें बड़े कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है। ये विलीनों में आयनित हो जाते हैं, ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता याद रखिए ऋण आयनों द्वारा होती है, जबकि द्वितीय ना पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों द्वारा होती है। और इन्हें क्या होता है? बड़े कोष्ठक से बाहर रखा जाता है, और द्वितीय संयोजकता में बड़े कोष्ठक के मतलब ब्रैकेट में जो होता है ना, इसलिए कंसंट्रेशन साइन होता है, उसके अंदर रखा जाता है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तो हम द्वितीय संरचना के बारे में बता देते हैं। नोट कर लीजिए, आप थ्योरी याद करी होगी, समझाना था क्या क्या पेपर में आया, कैसे क्या करना था, थ्योरी भी हमने लिखी यहाँ पे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बेटा, उसका द्वितीय संरचना। द्वितीय संरचना क्या होती है? द्वितीय संयोजकता ऋण आयनों तथा धन आयनों द्वारा संतुष्ट, जबकि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। फिर आगे देखेंगे ये सतत रेखा, वहां पे क्या था भैया? डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाते थे, यहाँ पे सतत रेखा मतलब कुछ इस प्रकार की लाइन से हम दिखाते हैं। ठीक है? सतत रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ये विलयन में आयनित होती है, ये विलयन में ये भी आयनित होती है। इन्हें बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। में क्या होता है? प्राथमिक संयोजकता बाहर लिखते थे, इसको हम कहाँ लिखते हैं? अंदर साइड लिखते हैं। इनकी प्रगति दिशात्मक होती है, उनकी प्रगति दिशात्मक नहीं होती थी, तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। जैसे स्केल लगाना है तो कहीं पर भी आप लगा दोगे, लेकिन इनकी प्रगति क्या होगी? दिशात्मक होगी, इनका फिक्स होता है। याद कर लीजिएगा, चारों पॉइंट याद कर लीजिएगा, याद भी हो गया होगा। उसमें बिंदुसार रेखा से दिखा देते, आयनित हो जाते थे, और आदिशात्मक होती थी। ठीक है, बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते थे, इसमें बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा, वरना सिद्धांत भी याद हो जाएगा। जल्दी से इसकी फोटो, जल्दी से नोट करिए, इसको 1 मिनट का समय देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वसा में विलीन 4 विटामिन के नाम लिखिए तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। ये बताइए 4 विटामिन कौन से बताए थे जो वसा में विलीन होते हैं और उनसे कमी होने वाले अभी बता रहे रोगों के नाम क्या होगी? बताइए रहा, कौन कौन से नाम बताए थे आपको हमने? ये 4 बताए थे, कौन कौन से विटामिन के, मतलब की ठीक है, बताया था KEDA, ठीक बताई थी ना? पहले कौन सा होगा? विटामिन के। विटामिन के, विटामिन, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन, 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 इसका नाम क्या होता है? वो बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है इसका नाम? फिलो, याद रखिएगा इसका नाम, फिलोक्विनोन। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। के नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और ए का नाम पता ही होगा, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं हम लोग? विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। या बायो वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। अब इससे कमी कौन कौन सी होती है? इससे कमी कौन कौन सी होती है बताइए? जब विटामिन के की कमी हो जाएगी शरीर में, विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का जम जाता है। खून का, का, का जमना सही नहीं है, मतलब खून रुकता ही नहीं है ना? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन की क्षमता में कमी होती है। प्रजनन की क्षमता में, प्रजनन की क्षमता में कमी, क्षमता में। और विटामिन डी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन डी से क्या हो जाएगा आपको? सूखा रोग। और ए क्या होता है? ए से रतौंधी होता है। क्या होगा? रतौंधी। पढ़ा होगा आपने, रतौंधी। नोट करिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए। विटामिन ए से एक और होता है, जैसे होता है ना शिशुओं की वृद्धि कम होना। शिशुओं की वृद्धि कम होना मतलब बढ़ते ही नहीं है कि वृद्धि कम होना है। थोड़ा सा बता दें। विटामिन डी स्टेटस होता है इससे, विटामिन डी से स्टेटस भी होता है। विटामिन, यहाँ तक के नोट करिए इसको, यहाँ तक के नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में आया था बेटा, चारों का हमने रोगों के नाम लिख दिया, नाम लिख दिया है, और कौन कौन से यहाँ पे नाम दिए गए इसको भी दिया है। जल्दी से इसको नोट करिए।
1 मिनट बेटा, यहाँ पे माइक थोड़ा सा आवाज चली गई थी, परेशान न होइए। अभी अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, परेशान न होइए। यहाँ पे देखेंगे 0.1 मोलिटर इनवर्स केसीएल विलेन से भरे एक चलकता सेल का प्रतिरोध दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं हम। भाग गए होंगे। हेलो यार, यहाँ पे देखेंगे 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल दिया हुआ है। 2.1 मोल लीटर इनवर्स यहाँ पे केसीएल विलेन दिया हुआ है, ठीक है। मोल 0.1 मोल लीटर यहाँ पे दिया हुआ है। 0.1 लीटर इनवर्स केसीएल विलेन दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे किसका दिया भैया, यहाँ पे 0.02 लीटर इनवर्स केसीएल का एक, इसके लिए यहाँ पे 0.01 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलेन की चालकता, चालकता को हम चालकता को किसी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कप्पा से, किसे दिखाएंगे, कप्पा से, कप्पा से दिखाएंगे। कप्पा का मान कितना दिया हुआ है भैया, कप्पा का मान इसका इसमें दिया 1.29, किसका मान क्या दिया 1.29 सीमेंस सीमेंस प्रति मीटर, ये दिया हुआ है। और इसके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, 0.1 मोल लीटर में केसीएल विलेन के 0.1 मोल केसीएल विलेन के एक चलकता सेल का प्रतिरोध, इसके लिए प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम किसे कहेंगे, आर से। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान कितना दिया 100 ओम, कितना दिया है 100 ओम, 100 ओम दिया हुआ है। यदि यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलेन से भरे हुए 520 ओम हो, इसके लिए कितना ओम कह रहा है, रेजिस्टेंस का मान कितना कह रहा है 500 ओम हो, तो 0.02, तो 0.02 विलेन की चलकता, इसकी चलकता मतलब चलकता का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलकता मतलब कंडक्टिविटी, कप्पा का मान बताना होगा। और कह रहा है मोलर चलकता का मान बताइए, मतलब मोलर चलकता का बताते हैं लैम्डा एम से, इसका मान बताना है, मान बताना है। यहाँ पे वैल्यू दी है, यहाँ पे इसका मान पूछा जा रहा है। अब वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कप्पा, क्या होता है बेटा यहाँ पे, आर कप्पा इंटू आर, स्टार इज इक्वल, जी स्टार को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जी स्टार को बोलते हैं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, कप्पा का मान दिया 1.29, 1.9, आर का मान यहाँ पे दिया 100 दिया हुआ है। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 129, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इधर 129 आ जाएगा, किसका माना जाएगा, जी स्टार का मान कितना आ जाएगा, जी स्टार का माना जाएगा 129, 129 पॉइंट इंटू 100 करेंगे 129 आ जाएगा। अब यहाँ से जी स्टार की वैल्यू हमें यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ से हम कप्पा निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर, और हमें 0.02 के लिए हमें इसके कप्पा का मान निकालना है, कप्पा इज इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा, स्टार अपॉन में क्या हो जाएगा आर, ए इज इक्वल टू स्टार का मान निकाला था, स्टार की वैल्यू कितनी आई थी 129, यहाँ रखेंगे 129 1, और इसके लिए आर का मान क्या दिया 0.02 के 0.02 520 रखेंगे, 520 यहाँ रखेंगे 520, इसको सॉल्व करेंगे कप्पा का मान कितना, अच्छा एक चीज और समझिए, और चीज यहाँ पे जी स्टार का मान आएगा, जी स्टार का मान आएगा वो किस में आएगी, मीटर इनवर्स में आ रहा है, किस में आ रहा है बेटा यहाँ पे, मीटर इनवर्स में। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना है, हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे तो जी स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट पेज यहीं पे लिख दे रहे बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.29 हो जाएगा, 1.29। इसकी बहुत अच्छे तरीके से एक एक न्यूमेरिकल कैसे क्या होते हैं, कैसे यूनिट होता है, हमने क्लास में करा रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन बता दी इसका, स्टैटिस्टिकल यहाँ मीटर इनवर्स में आएगा आंसर, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करने भाग देंगे, 100 से भाग देंगे 1.29 हो जाएगा, तो जी स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। यहाँ पे जी स्टार का मान पुट करेंगे, जी स्टार का मान कितना आ रहा है भैया, जी स्टार का मान आ रहा था 1 पॉइंट आ रहा था 1.2, अब इसको इससे भाग दे के बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से भाग दीजिए, आंसर आ रहा होगा इसका पॉइंट
585 कप्पा का मान आ चुका है 0.02 के लिए। पॉइंट क्या दिया था? इनवर्स इनवर्स सीएल विलियन, सीएल विलियन के लिए। चालकता का मान किसका मान आ चुका है? चालकता का मान आ चुका है, तो बोलते हैं चालकता, चालकता का मान आ चुका। अब एक और निकालना था, क्या निकालना भैया? मोलर चालकता बतानी है। चालकता का मान आ चुका है, क्या आंसर आ चुका है? इसका आंसर आ चुका है। और चालकता की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम किससे दिखाते हैं? क्या लिखेंगे? मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर चालकता को दिखाते हैं लैम्डा एम से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है कप्पा से यूनिट के सेंटीमीटर इनवर्स में लिखती है, इनटू का 1000, 1000 ये किस में यूनिट रहेगी भैया? क्यूब प्रति लीटर होता है, प्रति लीटर में। अपॉन में फॉर्मूला, इस अपॉन में होता है एम, एम या फिर सी लिखते हैं, एम या फिर सी, प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर में रहता है। अब भैया मोल प्रति लीटर में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आप बता दें, यहाँ पे एम भी लिख सकते हो, यहाँ पे सी भी लिख सकते हो। यहाँ पे एम या फिर सी किसको बोलेंगे बताते हैं अभी। इसका मान बताना है। कप्पा का मान कितना निकाला? कप्पा का मान निकाला 0.0025, लिख सकते हैं 0.0585, बड़ी वैल्यू निकाली। आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे 0.0025 तक के भी रख के सॉल्व कर सकते हो, वहां पे इतना ही रख के सॉल्व कर दीजिएगा। इंटू का क्या हो जाएगा? इंटू का क्या हो जाएगा? 1000। अपॉन में क्या हो जाएगा? एम, ये एम क्या होगा? एम की जगह हम सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.02 निकाल लें, यहाँ लिखेंगे 0.0, ध्यान दीजिएगा। अब 0.02 ये मोल प्रति लीटर था, मोल प्रति लीटर था। यूनिट क्या होगी? यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बताते हैं, इसको जल्दी सॉल्व करिए, बताते यूनिट कैसे निकालेंगे, कैसे आ जाएगी। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए आंसर कितना, जल्दी सॉल्व करते। हाँ भैया, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 129, 129, 129। अब ध्यान दीजिए, पेन चल रहा तो पेन लगा देंगे। होगा क्या? होगा क्या इसमें? सीमेन ऐसे रहेगा, यूनिट लिख दे, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। भैया ये यूनिट रहती, यूनिट को बता दे, यूनिट कैसे आ गया आपके पास? ये ये यूनिट कैसे आ जाएगी यहाँ पे बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, लैम्डा एम इजिकल टू 129 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेन ऐसे रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो जाएगा भैया? तीन में से एक चला जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तीन की ये तीन हो जाएगा, -1 करेंगे कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मोल इनवर्स कैसे हो जाएगा? लीटर से लीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये मोल ऊपर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? मोल इनवर्स में। तो यूनिट भी याद रखना, लैम्डा इजिकल टू क्या होता है? 129 सीमेंस पर मोल। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए, खत्म होता है। दो चीजें कहा था, एक वैल्यू हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरी हमारे यहाँ पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्या हुआ है? हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अब बता दे बेटा, आपके पेपर में केमिकल काइनेटिक चैप्टर है यहाँ पे, जिसमें आपके डेरिवेशन और प्रूविंग के हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिए रहते। ये एक क्वेश्चन दिया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया गया था। तो मतलब ऐसा है ना कि व्यक्ति कहा जाता कि मॉडल पेपर आप बना के दीजिए, तो थोड़ी देर हो रही तो क्वेश्चन रख देता, वैसे ये क्वेश्चन रख दिया गया। बोर्ड पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पहली बात बता दे रहे। और अगर आपको लगता है भैया आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, तो हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी करवाने में इसमें 20 से 30 मिनट जाएगा, इसमें काफी क्यों चला जाएगा। क्यों, देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस में, फिर दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू दिया है, पहले इसको लॉग में चेंज करूँ, लॉग में चेंज करें, यहाँ पे टी में वैल्यू दी है, इसको 1/t करोगे, 1/t करने के बाद पहले इनके बीच में ग्राफ बनाओ, फिर ग्राफ बनाने के बाद कह रहा है कि ए का मान बताओ, फिर ई का मान बताओ। बेटा बहुत कुछ कर, और सबसे बड़ी बात क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया मत ग्राफ खींचिए। आप जब पेपर देने जाते हो ना, इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करने की पर नहीं दी, तो क्या आप वहां पेपर में क्या ऐसे लाइन बनी रहेगी उसमें ग्राफ बनाओगे? आईटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कहेंगे परेशान ना होइए, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व, ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करवाऊँ वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, परेशान नहीं हो। आगे बेटा दिया हुआ है एल्कोहलिक केवेच, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने देखे एनसीईआरटी में बहुत दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत दिए हुए हैं आपको, में भी बता रहा हूँ।
है? क्वेश्चन नोट कर। कह रहा एल्कोहलिक की वजह से अभिक्रिया कराने पर सी बनने के कारण गंदा मतलब अल्कोहलिक की वजह किससे अभिक्रिया कराना है? अल्कोहलिक ए की, यौगिक ए की बेंजीन से। बेटा होता क्या ना, के वजह से अभिक्रिया करानी है, ये किस में अभिक्रिया कराएंगे? ये एक रंगीन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा बता दें यहाँ पे, गायब हो गया है पूरा क्वेश्चन लिखा। पूरा क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर 6 है, पहली बात ये प्रश्न नंबर 6 है, पूरा टाइम नहीं हो पाया। यहाँ पे लिखेंगे एक रंगहीन, रंगहीन लिख देते चलिए। क्या दिया भैया यहाँ पे? ए दिया है, ए का मान क्या दिया यहाँ पे? सी मान कुछ दिया था, क्या दिया था? CH7N दिया हुआ है, ठीक है। जल में बहुत कम घुलनशील है, आगे लिख दीजिएगा जल में कम घुलनशील, हम इसे लिख दे रहे हैं जल में बहुत कम घुलनशील है, जल में बहुत कम घुलनशील है, आप लोग लिख। और खनिज अम्ल के, और खनिज अम्ल के, और खनिज अम्ल के, खनिज अम्ल के, खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया से, साथ अभिक्रिया से, अभिक्रिया से जल में विलय, जल में विलय एक यौगिक है, यहाँ लिख दे रहे हैं जल में विलय, जल में विलय यौगिक, एक यौगिक, एक यौगिक बी देता है, बी देता है। फिर आगे लिखा हुआ है, तो यौगिक ए, यौगिक, यौगिक HCl3 और HCl, HCl3 और आगे लिखा हुआ है बेटा, आगे सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रीड कर लीजिए, कह रहे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और बोर्ड पेपर के मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा टाइप नहीं कर पाए थे, थोड़ा दिक्कत होगी यहाँ पे। एक रंगहीन ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया? सी, अगर नहीं दिख रहा C6H5N दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कह रहा ये जल, ये जल में कम घुलनशील, जल में कम घुलनशील है, ये दिया हुआ है, और जल में कम ये घुलनशील है, और खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। खनिज अम्ल मतलब यहाँ पे HCl से अभिक्रिया करता है, ठीक है भैया। इसकी अभिक्रिया हम HCl से करा देंगे, HCl से, ठीक, जैसे ऐसा कह रहे उसको लिखते होगे, HCl से अभिक्रिया कराते, HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर एक यौगिक क्या देता है? कहाँ पे? H7 है, H7N है, C6H7N ये जल में कम घुलनशील है, और खनिज जल से अभिक्रिया खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर यौगिक बी देता है। देखो के साथ अभिक्रिया करने पर जल में विलय एक यौगिक बी देता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे, क्या बनेगा? एक बी बनता है, ये कह रहा है कुल मिला के बी देता है, ठीक है, यहाँ तक बी देता है। फिर यौगिक ए की, फिर इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? करा के क्लोरोफॉर्म से, ये Cl3 से, और यहाँ पे आगे से यहाँ लिखा अल्कोहलिक की वजह से, और की वजह से कराने पर क्या होगा? जो बनेगा उस क्या होगा? जाएगा। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? सी बनेगा, कुल मिला के। फिर कह रहा है कि यौगिक ए की, फिर ए की क्या करेंगे? ए कौन सा दिया? यही तो ए है ना, इसी को बोलते ए। ए की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 6H5SO2Cl, 6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, SO2Cl से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? डी बनाता है। अभी इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसको कैसे क्या होगा। इसकी अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड से कराने पर क्या बनेगा? डी देता है, ठीक है भैया, डी बन गया। फिर कह रहा है जो क्षारक जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहा NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करके, अच्छा भैया, ये अभिक्रिया क्या है? NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया से यौगिक ए, यौगिक ए। अब ये क्या यौगिक ए जो है, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? कह रहा NaNO2 और HCl से अभिक्रिया करेगा, HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ई बनाएगा, क्या बनाएगा? बनाएगा। यही ए अभिक्रिया करे क्या बनेगा? ई बनाएगा। फिर जो क्षारीय माध्यम में फिनॉल से जो बनेगा, ये बनेगा ना, जो क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में
इससे जो क्षारीय माध्यम में फिनॉल से इससे अभिक्रिया करेगा, फिनॉल से, फिनॉल से अभिक्रिया करके क्या करेगा, एक नारंगी रंग का रंजक बनाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ए से एफ तक यौगिक को पहचानिए, ये क्वेश्चन लिखा था। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा हमने क्या बताया, ताकि हम इससे समझा दे। C6H5N आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, कह रहा है कि इस लवण से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बी बनेगा। फिर क्या करेंगे, ए की अभिक्रिया CH3 और एल्कोहलिक केस से कराने पर क्या बनता है, सी बनाता है। फिर से ये ए जो होगा वो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, डी बनाता है। फिर बता रहा बेंजीन H5S7N मतलब ए NaNO2 और HCl से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, ई बनाता है। और जो ई बनेगा उसकी अभिक्रिया करेंगे फिनॉल से तो क्या बनेगा, एफ बनाएगा। तो ABCEF की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। पर क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या क्वेश्चन। तभी कहते हैं क्वेश्चन देख, आपको परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप बढ़िया तरीके से इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और आंसर क्या होगा इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज। चलिए पहले ध्यान दीजिए, C6H7N ये हो क्या सकता है, यहाँ पे अलग से पेज पे कर दे रहे हैं भैया। C6H7N है ना, एक फॉर्मूला होता है एनिलीन का। अभी ऐसे एक फिनॉल वाला बताया था, याद हो तो, तीन फॉर्मूले ऑर्थोक्रिसॉल पैराक्रिसॉल करके बताया था। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। एच कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। एन लगाना, एन लगा दिया, लेकिन H7 है भैया, तो यहाँ लगा दूं। कितने हो गए, 1 2 4 5 5, ठीक। यहाँ कितने, 7 हो गए, 7 हो जाएंगे। इसकी अभिक्रिया किससे कर रहा था, खनिज जल से कराएंगे। खनिज जल मतलब क्या हो जाएगा, HCl, खनिज अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। खनिज अम्ल मतलब क्या हो जाएगा, HCl से अभिक्रिया करेंगे। और HCl से अभिक्रिया कराने पर क्या बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा बताइए। ये H इस पे लग जाएगा, क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। का नाम हो जाएगा एनिलीन, तेरे एनिलीन क्लोराइड, एनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। अब याद रखिएगा, एक ही जगह हमारे पास ये जो बना है ना, इसी को ए बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनिलीन को ही बोलेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा था ये एनिलीन का लिखा था। ए जब बोलेगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, एनिलीन। जब ए बोलेगा क्या आएगा, एनिलीन माइंड में आना चाहिए। तो अब क्या कह रहा, दूसरे नंबर पे कह रहा था, ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पे कह रहा था या ए इससे अभिक्रिया कर लेगा, क्या था, एनिलीन इससे अभिक्रिया करेगा। अच्छा जो बना बी, बी की जगह हमारे पास क्या बना, बी की जगह हमारा आंसर क्या है? ये बी का आंसर है। बी की जगह क्या बना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, ये जो बना है इसका नाम क्या है, ये क्या हमारे पास बी है। अब कह रहा है इसकी अभिक्रिया CH3 और KO से कराइए, एनिलीन की अभिक्रिया CH3 और KO से कराएंगे, कार्बोलेमिन रिएक्शन लगती है यहाँ पे, करवा देते हैं। वाह, क्या हो जाएगा, या अब क्या करना है देखेंगे। पहले में तो समझ में आ गया, कह रहा है कि एनिलीन, जब एनिलीन क्या करेगा, HCl3 और अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा। हमने बताया था, अगर नेमिंग रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ाया था, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, क्या बन जाएगा, C6H5NC, ये 3 के 3 सेल से निकल जाएगा, TKCl बनाएगा, H2O बनाएगा, और यहाँ बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे NC लग जाता था, ये N और C लग जाएगा, N और C लग जाएगा, 3 के 3 सेल निकल जाएगा, प्लस का 3H2O, इसका नाम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोस, ठीक है। ये C का भी आंसर आ गया, C का आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, डी की जगह क्या बन रहा है, फेनिल आइसोसाइनाइड। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पास जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा था सी बन गया, अब जो है फिर से ए की अभिक्रिया कराइए, ए की अभिक्रिया NaNO2 और HCl से कराइए। तो हमने बताया था कि जब भी एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl से कराई जाती है तो बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम, जो बनेगा वो ई होगा। तो यहाँ पे फिर से कराएंगे क्या भैया, अभिक्रिया करानी है, हल्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा,
एक ही अभिक्रिया, एक जगह हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन किससे कराएंगे, कह रहा है कि Na NO2 और किससे करा दीजिए भैया, HCl से। बताइए क्या बनता है, हाउ टू रिएक्ट में पढ़ाया था, N2Cl बनता है। क्या बनता है, N2Cl। इसका नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अच्छा थर्ड में कुछ और कह रहा था क्या, अच्छा हमने ई वाला लिख दिया, सल्फोनिल क्लोराइड से कह रहा था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या कर देंगे, थोड़ा सा हटा दे रहे हैं इसको हम, हटा दे रहे हैं, दिख रहा है ना उसमें, कह रहा था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, 6H5SO2Cl, SO2Cl, SO2Cl। एक एच एक सेल से रिएक्शन करेगा। अगर याद हो तो ये हमने आपको पढ़ाया था हिंसबर्ग अभिकर्मक, दोनों वीडियो में कराया, हाउ टू रिएक्ट में भी कराया और नेमिंग रिएक्शन में भी कराया था। एक एच एक सेल से निकले क्या बना देगा, HCl। क्या बनाएगा भैया, HCl। तो बनेगा क्या, क्या बनेगा, बेंजीन चल रहा, NH2 से क्या होगा, एक एच चला जाएगा और बाकी को इसके साथ लिख दीजिए, बाकी को इसके साथ लिखेंगे क्या बन जाएगा, SO2 और साथ में क्या हो जाएगा, H5, C6H5। नोट कर लीजिए, इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम होता है एन फेनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एन फेनिल, एन फेनिल, एन फेनिल बेंजीन, एन फेनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल, सल्फोनिल राइड। यहाँ तक की समझ में आ गया। अगर चौथा याद हो तो हमने इसमें चौथे में बताया था कि NaNO2 से रिएक्शन करता है ना, चौथे में देख सकते हैं, चौथे में किससे कह रहा है, ये जो बना डी है। अब जो फोर्थ नंबर कह रहा है Na NO2 से कराइए, जो बना था डी था और Na NO2 से रिएक्शन कराना। भैया जो बना है इसका नाम क्या है, ये डी है, ये क्या हमारे पास है, डी बन गया। अब कह रहा है कि एनिलीन की रिएक्शन कराइए, किससे कराइए, नंबर रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा ये बताइए, या Na NO2 से